आज हम पढ़ने आ रहे हैं डीपी, रिकरेंस प्लस मेमोराइजेशन। अभी हम लोग पढ़ेंगे डीपी होती क्या है। तो डीपी क्या होती है? डीपी डायनेमिक प्रोग्रामिंग। इट इज़ एन ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक यूज्ड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स दैट हैव ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स. It works by solving each problems only once and storing its result using memorization or tabulation to avoid the redundant computation. तो अगर कोई डीपी की अगर हमसे डेफिनेशन पूछता है तो डीपी क्या है? एक ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है। ये वर्ड याद कर लेना है, जो कि क्या करती है? ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है केवल एक टाइम। बार बार जैसे कोई प्रॉब्लम अगर सॉल्व हो रही हो, जिसको क्या कहेंगे? जो बार बार सॉल्व होती है, ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम, ठीक है ना? तो वो ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम को केवल एक बार यूज़ करती है, मतलब सॉल्व करती है। किसकी मदद से? मेमोराइजेशन की मदद से। या तो हम किसी प्रॉब्लम को 10 बार सॉल्व करें, बीच में हो रही है जब हम लोग रिकर्शन से सॉल्व करते हैं, या फिर उसको हम एक जगह स्टोर कर लें और जैसे ही हमें आंसर मिले तो हम दोबारा सॉल्व करने के बजाय चेक करें क्या हमें आंसर मिल चुका है। अगर हाँ तो उसको रिटर्न कर देंगे। तो हम लोग इसको क्या कहते हैं? इस मेथड को मेमोराइजेशन। तो डीपी इज एन ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक यूज्ड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स दैट हैव ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स. It works by solving each problem only once and storing its result using memorization or tabulation to avoid redundant computation. तो ये होती है डीपी की डेफिनेशन। बस डीपी में इतना ही जानना था। हम लोग डीपी को क्या करेंगे, जितना भी मैं पढ़ाऊँगा, पहले हम लोग उसका रिकर्सिव सोल्यूशन लिखेंगे। रिकर्सिव सोल्यूशन के बाद हम लोग उसका मेमोराइजेशन करेंगे। जैसे हमारा क्या है? फिबोनाची नंबर। फिबोनाची नंबर शुरू में समझाने के लिए कि बहुत आसान है। क्या होता है इसमें? स्टार्टिंग के 2 नंबर होते हैं हमारे पास। हमें क्या करना है? हमें देना होता है कि नेक्स्ट नंबर क्या होगा। तो नेक्स्ट नंबर क्या होता है? प्रीवियस 2 का सम। इसका रिकर्सिव रिलेशन क्या बन जाएगा? एफ ऑफ आई इज इक्वल टू एफ ऑफ आई माइनस 1 प्लस एफ ऑफ आई माइनस 2, ठीक है ना? एंड ईच ऑफ द रिकर्सिव सोल्यूशन हैज़ अ बेस केस। बेस केस मतलब सोल्यूशन विच इज़ नोन। हमें जैसे कोई भी रिकर्सिव सोल्यूशन लिखते हैं तो उसका बेस केस होता है। इसका बेस क्या है? हमें कुछ ना कुछ तो जो हमें सोल्यूशन पता हो प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले। इसका बेस केस ये है कि हमारा पहला एलिमेंट है 0 और दूसरा एलिमेंट है 1। तो इसका हमारा सोल्यूशन क्या हो जाएगा? इससे सोल्यूशन एफ ऑफ आई सॉल्व करेंगे, रिटर्न एफ ऑफ आई प्लस एफ ऑफ आई माइनस 2। क्या है? ये हमारा रिकरेंस रिलेशन है, यही हमारा सोल्यूशन है। आई क्या है हमारा? जैसे अगर हमें 5th फिबोनाची नंबर फाइंड करना है तो रिटर्न 5th फिबोनाची नंबर क्या होगा? 4 प्लस 3, एफ ऑफ फाइव माइनस 1 प्लस एफ ऑफ फाइव माइनस 2, 4 प्लस 3, और यहाँ पे बेस केस लिख दिया। तो ये तो रिकर्सिव सॉल्यूशन, ये तो सबको आता होगा, ठीक है? ये हो। अब इसमें दिक्कत क्या आती है? जैसे 7 का फाइंड करें, 7 इज इक्वल टू 6 प्लस 5, 6 इज इक्वल टू 5 प्लस 4, और 5 इज इक्वल टू 4 प्लस 3। तो ये क्या हो गई हमारी? 2। जैसे 4 को हम 2 बार सॉल्व कर रहे हैं, ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम इसी को कहते हैं। और जैसे 5 को कैसे करेंगे? 4 और 3 से करेंगे। 4 को किससे करेंगे? 3 और 2 से करेंगे। तो यहाँ पे 4 4 4 3 बार आ गया, और 3 3 3 3, ऐसे ऐसे जो इतनी सारी हमारी प्रॉब्लम है ये बार बार सॉल्व होंगी, ठीक है ना? इसको क्या कहते हैं? ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम। इन ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? मेमोराइजेशन का यूज़ करते हैं। मेमोराइजेशन का टेम्पलेट क्या होती है? पहले टेम्पलेट समझ लो। सेम वही कोड रहेगा, ठीक है ना? जैसे ये जो कोड है सेम यही कोड रहेगा, इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे। इनिशियल हमारा जो बेस केस होता है बेस केस रहेगा ही। चेक मेमोराइजेशन, हम चेक करेंगे क्या ये जो हम करंट फाइंड कर रहे हैं ये पहले हम लोग ढूंढ चुके हैं। जैसे अगर हम लोग 5th फिबोनाची नंबर हमें रिटर्न करना है तो हम चेक करेंगे क्या डीपी हमारा 5th फिबोनाची नंबर पहले से पड़ा है, होगा तो रिटर्न कर देंगे। डीपी मतलब डीपी कोई भी एरे वेक्टर हो सकता है, इसके अंदर हम लोग रिजल्ट स्टोर कर ले रहे हैं, ठीक है? उसके अगर हमें कोई कंप्यूटेशन करना है बीच में तो करेंगे, वरना हम लोग रिटर्न कर देंगे आंसर। जैसे अगर इसमें करना हो, बेस केस क्या मारोगे? आई इक्वल इक्वल टू 0 रिटर्न 0, आई इक्वल इक्वल टू 2 रिटर्न 1। पहला और दूसरे एलिमेंट का लिए बेस केस हो गया। फिर चेक करेंगे डी पी ऑफ आई इज नॉट इक्वल्स टू -1। -1 है, जैसे हम डी पी बनाएंगे सब में इनिशियली हम लोग -1 स्टोर कर देंगे, ठीक है? उसके बाद चेक करेंगे क्या हमारी डी पी आई में -1 नहीं है, मतलब कि इसका सोल्यूशन हमें मिल चुका है, तो कर देंगे रिटर्न डी पी ऑफ आई। वरना रिटर्न डी पी ऑफ आई इक्वल्स टू फीबो ऑफ डी पी आई माइनस 1 प्लस फीबो ऑफ डी पी आई माइनस 2, ठीक है ना? हम लोग रिकर्सिव सॉल्यूशन का एंड केस हमेशा ऐसे लिखते हैं, रिटर्न डी पी ऑफ आई इक्वल्स टू फीबो आई माइनस 1 प्लस फीबो आई माइनस 2। ये सब प्रॉब्लम में भी उनके वैल्यूज़ को असाइन कर देता है अगर हम लोग ऐसे करते हैं। इसका मतलब कैसे होता है मैं इसका, जैसे मेमोराइजेशन के बाद ट्री क्या बनेगा हमारा, मैं भी बताता हूँ कैसे बनेगा। बिना मेमोराइजेशन के कैसा था? ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम आ रही थी। ये कैसे बनेगा? 7 का क्या होता है? 6 प्लस 5, 6 का क्या होता है? 5 प्लस 4, 5 का क्या होता है? 4 प्लस 3, 4 का क्या होता है? 3 प्लस 2। इसी तरह से पहले चल रहा है, राइट साइड सॉल्व नहीं होगा, पहले हमारा पहला वाला चलता है 3 इज इक्वल टू 2 प्लस 1। यहाँ पे आता है हमारा बेस केस। 2 ने रिटर्न क्या किया? 2 ने रिटर्न किया 1, क्योंकि सेकंड हमारा पता है हमें, फर्स्ट भी पता है, इसने रिटर्न किया 0। तो हमारा एक तरह से जो से ये
सोल्यूशन होता है ये हर एक के लिए रन होगा ना। जैसे कि हमारा 5 है, 5 क्या भेजेगा, ये 4 के लिए भी सोल्यूशन फाइंड करेगा, 3 के लिए भी सोल्यूशन फाइंड करेगा। तो जब ये 3 के लिए सोल्यूशन फाइंड करेगा तो DP3 की में कोई वैल्यू असाइन हो जाएगी, ठीक है ना। तो वैसे ही यहाँ DP3 में हमारे वैल्यू असाइन हो गई f(2) + f(1), DP3 में आ गए हमारे 1। तो अब दोबारा DP3 हम कभी सॉल्व नहीं करेंगे, आएगा तो चेक करेंगे इफ़ DP(3) इज नॉट इक्वल्स टू -1, रिटर्न DP(3) जब भी आएगा, ठीक है। तो DP3 ने क्या रिटर्न कर दिया हमारा 1, और f(2) तो डायरेक्ट रिटर्न कर देगा, बेस केस है 1 + 1 2। अब 4 जैसे 4 तो हमें मिल गया 4, अब 5 हमें चाहिए था। 4 पे क्या चला गया हमारे यहाँ पे ये हमारा 3 देगा, हमारा कितना देगा 3 देगा, हमारा 3 कितना है 1, और 2 भी हमारा आया है 1। तो हमारा ये हमारा 1 + 1 f(2) 4 में आ गया 2। f(3) हमें पहले से पता है, f(3) में हमारे DPI में क्या स्टोर है 1। जैसे पिछली बार हम लोग क्या कर रहे थे, f(3) के लिए दोबारा अगर सबके बेस केस बन जाते, अब के नहीं बनेंगे क्योंकि हमें पहले से पता है f(3) के, f(3) है 1। तो इधर से जाएगा 2, इधर से जाएगा हमारे 1, किस में जाएगा हमारा ये f(5) में। f(4) में हमारे क्या स्टोर हो गया था, क्या स्टोर था हमारे 3 से 1 आया, 2 से 1 आया, तो f(4) में हमारे आ गया था 2, DP ऑफ हमारे 3 में आ गया था 1। ये बीच में स्टोर हो रहा है, मैं बस एक समझा रहा हूँ कैसे इंटरनली काम कर रहा है। f(5) में क्या आ जाएगा 4 + 3, 4 था 2, 3 था 1, तो इधर आ गया हमारा 2 और 1, इधर रिटर्न हो, f(5) में आ गया 3। 4 क्या था, 4 था हमारा 2, तो ये 3 + 2, f(6) में आ गया 5, ठीक है। f(5) हमारा मिल चुका था, f(5) मिला था 3, तो 5 + 3 8, DP(7) आ गया हमारा 8। तो ये हमारा दोबारा कोई भी प्रॉब्लम हमें सॉल्व करनी नहीं पड़ी, इसका ये मैं समझा रहा हूँ। अगर मेरा ट्रिक समझाना समझ में नहीं आया तो खुद से बना लेना, ठीक है। बस वही था इसका। तो ये तो भाई एक्सप्लेनेशन लिखा है यहाँ पे मैंने, और कोड कैसे करेंगे, अब इसका कोड बताता हूँ कैसे होगा। तो ये हमारा ओरिजिनल फंक्शन दिया है, हमें क्या करना है, एक फंक्शन बनाएंगे हमेशा सॉल्व करने के लिए। डायरेक्ट करेंगे रिटर्न सॉल्व ऑफ एन, ठीक है। यहाँ पे एक फंक्शन बना लेंगे इंट सॉल्व इंट एन। हमारा क्या बेस केस क्या था, इफ एन इक्वल इक्वल्स टू 1, पहला नंबर पे क्या रिटर्न करेंगे, रिटर्न करेंगे हम लोग 0। इफ एन इक्वल इक्वल्स टू 2, रिटर्न 1। वरना क्या रिटर्न करेंगे हम लोग, रिकर्सिव सोल्यूशन था, रिटर्न सॉल्व ऑफ n-1 प्लस सॉल्व ऑफ n-2। एक मिनट, इनको ये लोग हमारा पहले नंबर को 0 पे इनिशियलाइज किया, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा हमारा। इनका इनिशियलाइजेशन थोड़ा गड़बड़ है, मैं पहले नंबर को 1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये पहले नंबर को 0 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये तो हमारा हो गया क्या, रिकर्सिव सॉल्यूशन। इसका मेमोराइजेशन कैसे होगा, मेमोराइजेशन बनाने के लिए nth टर्म के नंबर हमें सॉल्व करने पड़ेंगे। जैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखना बहुत ज्यादा आ रही है क्योंकि इसमें ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स है। अगर हम लोग एक मेमोराइजेशन करने के लिए डीपी एरे बना लें, कितने की बनाएंगे हमेशा n+1 की, ताकि हम लोग nth नंबर को दे पाए, और इन सबको इनिशियलाइज कर दें -1 से, ठीक है। और सॉल्व में भेज दें हम लोग dp n। यहाँ पे आ जाएगा हमारा क्या, एक आ गया वेक्टर इंट एंड डीपी। एंड इसलिए क्योंकि पास बाय रेफरेंस करेंगे तो हमारा एक ही कॉपी हर जगह जाएगी। पास बाय वैल्यू कर दिया तो जितने हम लोग के सॉल्व फंक्शन कॉल होंगे उतनी बार डीपी नया पास होगा, उस पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और मेमोरी बहुत ज्यादा लग जाएगी, इसलिए हमेशा पास बाय रेफरेंस करते हैं। अगर टीएलई आ रहा है तो उसका हो सकता है कारण कि हमने डायरेक्ट डीपी भेजा हो, कि पास बाय वैल्यू किया हो, पास बाय रेफरेंस ना किया हो। इंट एन है हमारा, इसको भी हम लोग पास बाय रेफरेंस भेज सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जो वैल्यू चेंज नहीं होगी उसको हम लोग भेज सकते हैं। मतलब जैसे अगर हमारे कोई और अगले बाकी क्वेश्चन बताऊंगा, मतलब समझ गए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो हमारा क्या होगा, ये तो हमारा सेम हो गया, हमने ये तो हमारा सेम ही रहेगा, बेस केस तो हमारा सब में सेम रहता है। चेक करेंगे क्या हम लोग डीपी ऑफ एन को पहले ही फाइंड कर चुके हैं। इफ डीपी एन इज नॉट इक्वल्स टू -1, अगर हमारा डीपीएन को पहले ही फाइंड कर चुके तो हम लोग क्या कर देंगे, रिटर्न डीपी ऑफ एन, दोबारा सॉल्व नहीं करेंगे। और मैंने क्या बताया था यहाँ पे, मेमोराइजेशन कैसे होता है, ऐसे होता है, डीपी एन इक्वल्स टू, हमेशा जब भी रिटर्न करेंगे तो एनएच वैल्यू इक्वल्स टू जो भी होगा, 2D वैल्यू होता है डीपी आईजे इक्वल्स टू सॉल्व, जो दो केस होते हैं वही लिखेंगे। क्या ये चलेगा, अंतर देखना कितना ज्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में, 14 में से क्या आ रहा है, रिटर्न डीपी ऑफ सॉल्व ऑफ, सॉरी यहाँ पे डीपी मैंने नहीं लगा, ये डीपी डीपी, तो ये हमारा चलेगा
चलिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 0 देखा कितना अंतर आता है बिना मेमोराइजेशन और मेमोराइजेशन के। इसमें कोई भी प्रॉब्लम ने दोबारा सॉल्व नहीं की और पीछे वाले में सब प्रॉब्लम दोबारा सॉल्व कर रहे थे। अब हम आते हैं अपनी दूसरी प्रॉब्लम पे, क्या है क्लाइंबिंग स्टेयर्स। क्लाइंबिंग स्टेयर्स भी बिल्कुल सेम है। इसमें क्या करना है, हमें बताना है नंबर ऑफ स्टेप्स लेने हैं nth नंबर। जैसे हमें एक बार में या तो 1 स्टेप ले सकते हैं या तो 2 स्टेप ले सकते हैं, और हमें बताना है nth स्टेयर पर कितने नंबर ऑफ स्टेप से पहुंचेंगे। जैसे इनिशियली हमारा यहाँ पे क्या है, n इज इक्वल टू 2 है। 2 पे हम लोग कैसे पहुंच सकते हैं, या एक करके या फिर 2 करके। ठीक है, तो हमें बताना है nth पे कैसे पहुंचेंगे। मैं जानता हूँ तुम्हें आता है, लेकिन मैं जो समझा रहा हूँ सुन लेना। तो अगर जब भी हमें इस ऐसे क्वेश्चन आए, इस पे कहना है हमें कितने नंबर ऑफ वेज में पहुंच सकते हैं। ठीक है ना, इसमें हम लोग कितने स्टेप ले सकते हैं एक बार में, या 1 या 2। तो इसका सोल्यूशन हमारा होता है रिटर्न हमेशा एन फेब ऑफ जो भी है हमारा फंक्शन हो, सॉल्व ऑफ n-1 प्लस सॉल्व ऑफ n-2। लेकिन अगर कहता कि हम 1 2 के साथ 5 स्टेप भी ले पा रहे हैं, इसका हमारा सॉल्यूशन हो जाता है रिटर्न सॉल्व ऑफ n-1 प्लस सॉल्व ऑफ n-2 प्लस सॉल्व ऑफ n-5। हमेशा यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, जितने भी स्टेप्स ले पा रहे हैं वो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, कि इसको करते हैं ऐसे, मतलब यही होता है इसका तरीका करने का। दो स्टेप ले पा रहे हैं, एक या दो, तो हमारा n-1 प्लस n-2 रहेगा स्टेप्स। ठीक है, ऐसा ही आता है। तो इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन बना लेंगे। इसका मैं पेपर पे समझा दूं क्या क्या करना है? सेम तो है यार, चलो करते हैं इसको क्वेश्चन। पहले हम लोग रिकर्सिव रिकर्सिव सॉल्यूशन इसका क्या होगा, रिटर्न सॉल्व ऑफ, हमेशा रिकर्सिव सॉल्यूशन बनाएंगे, उसके बाद उसको मेमोराइजेशन में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे बन जाएगा इंट सॉल्व इंट n इफ n इक्वल्स टू 1। 1 पे कितने स्टेप्स में पहुंच सकते हैं, रिटर्न 1। इस और इफ n इक्वल्स टू 2, रिटर्न 2। या फिर इसको हम लोग लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ n is less than equals to 2, return n। वरना रिटर्न सॉल्व ऑफ क्या, n-1 प्लस सॉल्व ऑफ n-2, या एक स्टेप या 2 स्टेप। ठीक है, चलेगा ये, बिल्कुल चलेगा। लेकिन इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा आ सकती है। ज्यादा आएगी, अरे वाह, इसमें तो टीएल ही आ गया। अब इसको करेंगे हम लोग मेमोराइजेशन से। अगर हम लोग बिना रिकर्सिव फंक्शन के एक ही फंक्शन के अंदर करते हैं ना, कि वेक्टर बना के उसी में 2 फॉर लूप लगा के इटरेटिव मेथड से करते हैं, उसको कहते हैं टेबुलेशन मेथड। हम जो कर रहे हैं वो रिकर्सिव सॉल्यूशन को जस्ट मेमोराइजेशन में कन्वर्ट करेंगे, जो कि लाख गुना आसान रहता है। टेबुलेशन डायरेक्ट अगर कोई कर रहा है तो मतलब उससे रटा हुआ है। मेमोराइजेशन में जब एक्सपर्ट होते हैं, टेबुलेशन अपने आप बनता है। इसलिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ करेंगे क्या, क्या क्या क्या, मेमोराइजेशन, रिकर्शन प्लस मेमोराइजेशन। इसलिए हम लोग -1 से कर देंगे, पता करने के लिए क्या वो सॉल्व तो नहीं हो चुका है। सेम पूरा कोड वही रहेगा। फिर हम बस यहाँ पे हम लोग पास कर देंगे क्या, नीचे डीबी अरे को भी पास कर देंगे, हमारी मेमोरी को। ऊपर हम लोग क्या करेंगे, मेमोरी को हम लोग ऐड कर देंगे वेक्टर इंट एंड डीपी। ठीक है, और यहाँ पे आ गया तो सेम रहेगा। अब चेक करेंगे कि हम सॉल्व तो नहीं कर चुके हैं इसके बेस केस, मेमोराइजेशन, टेस्टिंग, आंसर प्लस रिकर्सिव रिटर्न जो भी है। तो हमारा इफ डीपी ऑफ n इज नॉट इक्वल टू -1, रिटर्न डीपी ऑफ n। मेमोराइजेशन चेक हो गया। एंड में हम लोग क्या बताया मैंने, हम लोग मेमोराइजेशन में क्या करते हैं, डायरेक्ट नहीं रिटर्न करते, उस वैल्यू को असाइन करके रिटर्न करते हैं। क्योंकि अगर मान लें हमारा पहला ही ये होगा, तो ये हमेशा डीपी n इज इक्वल टू सॉल्व, ये जो भी वैल्यू आएगी वो पहले डीपी के nth में असाइन होगी, फिर वो उसी को रिटर्न कर देगा। क्या ये हमारा चलेगा? लेकिन एक मिनट, सॉल्व में हम लोग डीबी भी तो पास कर दें। देखो अभी हमारा टीएल ही आया था, पहले देखे कोड चल रहा है, चलेगा तो हम लोग इसको सबमिट कर देंगे। चल रहा, सबमिट करते हैं, सबमिट करते हैं। क्या ये चलेगा? बिल्कुल। और हमारा 2ms बहुत कम आ रही है, अरे वो ठीक है, वो 0ms टिबरेशन से आ जाती है, लेकिन कोई बात नहीं, एग्जामिनर को इतना बता दिए वो खुश हो जाएगा। बस इतना ही बताना है और इतना ही आना चाहिए, हर क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। क्योंकि रिकर्सिव सॉल्यूशन सबसे आसान होता है, जो क्वेश्चन में बोला है वही लिख दो। रिकर्सिव हो गया, उसमें मेमोरी ऐड कर दो, मेमोराइजेशन हो गया, वही हमारा डीपी हो गया। डीपी नहीं आती तो दुनिया में सबसे मुश्किल, आ गई तो दुनिया में सबसे आसान। अब जो अगला क्वेश्चन है मैं उसका वीडियो बना के बस थोड़ा पहले पेपर में समझा देता हूँ, फिर बताऊंगा कैसे होगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है मिनिमम कॉस्ट क्लाइंबिंग स्टेयर्स। इसमें क्या हुआ है, जैसे अब कि हमारे हर स्टेयर्स का इन्होंने प्राइस दे दिया चढ़ने का। जैसे हमारा 0th स्टेयर जो है उसको चढ़ेंगे तो हमारा 10 कॉस्ट लगेगा, और 15th है तो उसको चढ़ेंगे तो 15 कॉस्ट लगेगा, जो सेकंड चेयर है। और हम स्टार्ट कहाँ से कर सकते हैं, चाहे पहले 0th इंडेक्स से चाहे फर्स्ट इंडेक्स से। हमें जाना कहाँ है, एरे के एंड में, लास्ट के भी बाहर। ठीक है ना, और एक बार में हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, एदर 1 स्टेप और 2 स्टेप।
हम एक बार में चाहे एक स्टेप चल सकते हैं, चाहे 2 स्टेप चल सकते हैं, हमें एंड में जाना है, ठीक है ना। और स्टार्ट कहाँ से कर सकते हैं, चाहे 0 से चाहे 1 से। अब ठीक है, अब सोचो, मेरी बात ध्यान से समझना। इसका हम सोचो, अगर हम लोग यहाँ 10 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, तो 10 से स्टार्ट करेंगे तो क्या एक स्टेप लेंगे, चाहे 2 स्टेप लेंगे, ठीक है ना। अगर हम लोग 10 से लेते हैं तो 10 से क्या, जैसे हमारा 10 है, 10 से स्टार्ट करेंगे तो 10 से एक स्टेप लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 10 से 15 पे आ जाएंगे। लेकिन और 2 स्टेप लेंगे तो 20 पे आएंगे। हमें क्या चाहिए, हमें ज़्यादातर यही तो सोचना है ना, हमें कितना लगे, ज़्यादा कूदें। जैसे 2 लेंगे तो 10 + 20, 10 से यहाँ तक जाने में 30 लगेगा। अगर एक एक करके जाएंगे तो 25 + 20 45 लगेगा। मतलब समझ रहे हो ना। और इसके मतलब एंड में जाना है, क्योंकि 20 तक, 20 से आगे आगे भी तो जाना है, तो 20 का भी ऐड हो जाएगा इसमें। लेकिन अगर हम लोग 15 से स्टार्ट करते, ठीक है ना, जैसे 10 15 20, अगर हम लोग 15 से स्टार्ट करते हैं, हमें यहाँ जाना है 10 से, तो चाहे हम यहाँ जा सकते हैं चाहे यहाँ जा सकते हैं, इसके आगे तो जा नहीं सकते। यहाँ जाएंगे तो यहाँ की कॉस्ट ऐड करनी पड़ेगी, यहाँ जाएंगे तो यहाँ की कॉस्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ जाना है हमें। तो 10 से तो हम यहीं जाएंगे, 10 से हमने देख लिया, चाहे एक बार में हमारा 45 लग रहा है, चाहे 30 लग रहा है, 10 से हमारा एंड तक जाने में। लेकिन अगर हम लोग 15 से स्टार्ट करें, एक स्टेप लेंगे तो हमारा लगेगा 35। लेकिन अगर हम लोग 2 स्टेप लेंगे तो हम केवल 15 में पहुंच जाएंगे, समझी। तो हमारा आउटपुट इसमें क्या आएगा, 15। तो मैं ये बता रहा था क्वेश्चन हो कैसे रहा है, चाहे हम एक स्टेप ले रहे हैं चाहे 2 स्टेप ले रहे हैं, तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें नहीं करेंगे ये, हमारा काम कौन करेगा, रिकर्सिव सॉल्यूशन। हमें क्या करना है, हमें उसका बस एक लाइन देनी है, रिकर्सिव वन लाइनर। इसकी क्या हो जाए, खुद सोचो, इसका रिटर्न हमारा रिकर्सिव सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। या अगर यहाँ पे हम लोग हैं, हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, सोचो क्या हो जाएगा, सोचो, या n-1 + n-2, ठीक है ना। कॉस्ट ऑफ n-1 और वहाँ तक पहुँचने की कॉस्ट, या कॉस्ट ऑफ n-2 + 15 तक पहुँचने की कॉस्ट। जैसे हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, यहाँ पे हैं हम लोग, यहाँ पे x पर हैं, हमें x पर पहुँचना है। x पे कहाँ से पहुँच सकते हैं, चाहे 20 से चाहे 15 से। और एक बार हम लोग क्या देखेंगे, 20 और 20 + 20 तक पहुँचने की मिनिमम कॉस्ट 15, या फिर 15 तक पहुँचने की मिनिमम कॉस्ट। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, रिटर्न min ऑफ कॉस्ट ऑफ n-1 + सॉल्व ऑफ n-1, ठीक है, कॉमा कॉस्ट ऑफ n-2 + सॉल्व ऑफ n-2, ठीक है ना। या तो हम प्रीवियस एलिमेंट लेंगे और वहाँ तक पहुँचने की मिनिमम कॉस्ट, या फिर प्रीवियस का प्रीवियस 2 स्टेप पीछे का एलिमेंट लेंगे और वहाँ तक पहुँचने की मिनिमम कॉस्ट। बस कुछ नहीं है, यही है जो मैंने यहाँ समझाया, उसी को मैंने इसमें लिख लिया, समझी ना। और कुछ नहीं करना। तो इसका रिकर्सिव बेस केस क्या हो जाएगा, इफ़ n = 0 और n = 1, तो रिटर्न 0, क्योंकि पहले और दूसरे एलिमेंट तक पहुँचने की हमें कोई कॉस्ट नहीं लगी। आज अगर इधर ही देखो तो यहाँ पे x कहाँ तक भेजेगा, एक बार 15 पे भेजेगा, 20 पे भेजेगा। जब 15 पे भेजेगा तो कॉस्ट ऑफ 15 ऐड ही हो चुकी है, 15 + सॉल्व ऑफ 1। एक ये भेज रहा है, दूसरा क्या भेज रहा है वो, 20 + सॉल्व ऑफ 2। दो ही तो भेजे इसने। अगर यहाँ पे हैं, या 15 या 20 पे भेजेगा तो 15 भेजेगा तो ये होगा, 20 पर भेजेगा तो ये होगा। सॉल्व ऑफ 1 की वैल्यू हमें पता है 0 है, क्योंकि 1 पे तो हम स्टार्ट ही कर सकते हैं। तो हमारा आ गया कॉस्ट 15। 20 से हमारी बहुत कॉस्ट हो जाती है, क्योंकि 20 तक पहुँचने की मिनिमम कॉस्ट थी हमारी कितनी, 10। 20 + 10 30 आ जाता, जो कोई आंसर नहीं हमारा। ऐसे आ गया 15। इसको कोड कैसे करेंगे, बस यही लाइन है जो कोड में लिख देंगे। अभी बताता हूँ कैसे करते हैं। तो क्या है, इसका हमें कोड लिखना है। मैंने क्या बताया, हमें हमें कहाँ तक जाना है, लास्ट इंडेक्स तक। तो लास्ट इंडेक्स के लिए हमें क्या करना है, डायरेक्ट पहले हम बना लेते हैं रिटर्न सॉल्व ऑफ, हमें कहाँ जाना है, लास्ट इंडेक्स। लास्ट इंडेक्स क्या होगा, कॉस्ट डॉट साइज, क्योंकि अगर 3 साइज का एरे है तो एरे का लास्ट इंडेक्स 2 होगा। लेकिन हमें कहाँ जाना है, थर्ड फाइंड करना है कितना लगेगा, इसलिए जो हमारा लास्ट वाला इंडेक्स होगा वो हमारा थर्ड होगा, ठीक है ना। हम थर्ड डायरेक्ट एक्सेस तो कर नहीं रहे, थर्ड इंडेक्स कॉस्ट ऑफ 3, जैसे अगर इसमें 3 एलिमेंट है तो हम लोग कॉस्ट ऑफ 3 तो एक्सेस कर नहीं रहे हैं। 3 के लिए या 2 करेंगे या 1 करेंगे, इसीलिए हमारा जो लास्ट इंडेक्स होगा कॉस्ट डॉट साइज होगा। और यहाँ पे हम एक भेज देंगे कॉस्ट ऑफ एरे, यहाँ बना लेंगे हम लोग इंट ऑफ सॉल्व, हमारा हो जाएगा इंट idx इंडेक्स, और ये हमारा वेक्टर इंट एंड कॉस्ट। बेस केस क्या है हमारा, इनिशियली अगर हम लोग जीरोथ पे हैं, इफ idx = 0 और idx = 1, तो हमें कोई भी पैसे नहीं लगेंगे, क्योंकि वो तो हम वहां से स्टार्ट कर सकते हैं। वरना हमारा क्या होगा, रिटर्न min ऑफ
क्योंकि चाहे n-1 और n-2 इनमें पहुंचने में जो मिनिमम जिससे लग रहा है, सॉल्व ऑफ idx-1 कॉस्ट, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, कॉस्ट ऑफ n-1। पिछला एलिमेंट लेंगे और उसकी कॉस्ट वहां तक पहुंचने की, या फिर कॉस्ट ऑफ n-2 प्लस वहां तक पहुंचने की कॉस्ट, वहां तक पहुंचने की कॉस्ट क्या हो जाएगी, सॉल्व ऑफ idx-2 कॉस्ट। खत्म। क्या ही चलेगा, क्या 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 एन, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ idx को n की जगह समझाने के लिए लिखा था, यहाँ भी लिख दिया। चल गया। टीएलई भी नहीं देना चाहिए इसको, अगर देखिए कॉन्स्टेंट्स क्या है पता चल जाएगा अभी। टीएलई आ रहा है, ठीक है। अब इसको हम लोग इसको मेमोराइजेशन में कन्वर्ट करने, खुद करने का ट्राई करो, मेमोराइजेशन में आ गया ना, खुद करने का ट्राई करो, चाहे वीडियो यहीं रख दो, मैं तो बता ही रहा हूँ। अगर वीडियो रोक के समझो, नहीं समझ में आ रहा है तो सोल्यूशन तो बह ही रहा है यहाँ पे। तो तुमने अगर समझ लिया, तुमने खुद से कर लिया, तो वीडियो स्किप कर दो या फिर देखो कैसे करते हैं, नहीं समझ में आया तो अगली बार कर लेना। वेक्टर इन डीपी क्या बनाएंगे हम लोग, किस साइज का बनाएंगे, कॉस डॉट साइज प्लस 1, और क्या हमारा इनिशियली कर देंगे -1 से इनिशलाइज, ठीक है। और फिर हम लोग यहाँ पे भेज देंगे एक डीपी को, साथ में भेज देते हैं। सेम वही रहेगा जो करते हैं हर बार, वेक्टर इन एंड डीपी, खत्म हो गया। ये बेस केस तो वैसा का वैसा ही रहेगा। अब चेक करेंगे कि हम लोग करंट स्टेट ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। डीपी ऑफ idx इज नॉट इक्वल्स टू -1, तो क्या करते हैं, रिटर्न डीपी ऑफ idx। वरना क्या करते हैं, सॉल्व करते हो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मैंने बताया डीपी ऑफ idx इक्वल्स टू, बस ये ऐड करना है, कुछ नहीं करना है। इसी को कहते हैं क्या, मेमोराइजेशन। चल रहा है हमारा कोड, सॉरी यहाँ पे मैंने पास नहीं किया सॉल्व में डीपी, डीपी डीपी क्या, -1 कॉस्ट ऑफ idx -1 कॉस्ट ऑफ idx -2। सॉरी यहाँ पे क्या ड्रामा हो रहा था, डीपी ऑफ idx यहाँ पे राइटिंग मिस्टेक कर दिया। अगर हमारा -1 के इक्वल नहीं है, -1 के इक्वल नहीं मतलब -1 के इक्वल नहीं है मतलब हम उसको फाइंड कर चुके हैं, क्योंकि इनिशियलाइज हमने किसको किया, सबसे सबको हमने इनिशियलाइज किससे किया, डीपी में -1 से किया है। तो अगर -1 के इक्वल नहीं है तब हम आंसर रिटर्न करेंगे ना, मैंने गलती से वहां पे 1 लिख दिया था, चल जाएगा। थक गया हूँ, रात हो गई है, 11 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यही चलेगा। बिल्कुल, दोबारा सॉल्व कोई यहाँ कर नहीं रहा हम लोग प्रॉब्लम, ठीक है। तो बस जो पेन पेपर पे जो सॉल्व रिकरेंस रिलेशन अगर हमने लिख लिया, उसका रिकर्सिव सॉल्यूशन लिख लिया, तो मेमोराइजेशन कुछ नहीं है। और डीपी का मतलब है मेमोराइजेशन। वो जो उसका हमने रिकर्सिव सॉल्यूशन लिखा था वो रिकर्शन आता है, तो डीपी बहुत आसान है। मेमोराइजेशन, मेमोराइजेशन क्या क्या लगा, हमने डीपी एरे तो ऐड कर दी, नॉर्मल हो गया, कुछ नहीं करना पड़ा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, हाउस रॉबर। ओके, हाउस रॉबर। मैं बताता हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है हमें यहाँ पे हाउसेज हैं, और हमें हाउसेज को क्या करना है, चोरी करनी, डाका डालना, घरों में डाका डालना, सबसे फेवरेट काम है। तो इसमें क्या कर सकते हैं, हमें बताना है इतने इतने रुपए घर में रखें, 1 2 3 1। तो ये क्या कह रहा है, एक बार में हम किसी दो घर में लाइन से किसी दो घर में डाका नहीं डाल सकते, समझे। तो क्या नहीं डाल सकते, लाइन से डाका अगर हमने यहाँ पे 1 में डाल दिया तो हम लोग 2 में नहीं डाल पाएंगे, हम लोग डालेंगे 3 में। और अगर जैसे यहाँ पे 2 में डाल दिया तो हम ना 1 में डाल पाएंगे ना 3 में डाल पाएंगे। तो खुद सोचो, एक बार सोचो इसकी कंडीशन क्या हो सकती है, लास्ट वाले वैल्यू के लिए या फिर किसी रिकॉर्ड हम लोग क्या कंडीशन हो सकती है, सोचो क्या होगी, खुद सोचो। यही तो हो सकती है कि हम इफ अगर हम करंट लूट कर रहे हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे हैं 1 पे हैं, अगर हमने करंट एलिमेंट को, करंट घर को लूट लिया तो हम क्या 3 को लूट पाएंगे, नहीं लूट पाएंगे, 2 को लूट पाएंगे, है ना। और अगर जैसे 1 को नहीं लूटा तो हम 3 को लूट पाएंगे, मेरी बात समझे ना। या 1 को लूट लिया तो 3 को नहीं लूट पाएंगे, 2 को लूट पाएंगे, वरना हमें 3 को लूटना पड़ेगा। तो इसका रिकर्सिव सॉल्यूशन क्या बन सकता है, कॉस्ट ऑफ आई प्लस सॉल्व ऑफ n-1, और मैक्स ऑफ n-1।
नहीं, जैसे ये क्या है मैं लिख के बताता हूँ। हमारा आंसर क्या बन सकता है अगर नॉर्मल हम लोग देखें। जैसे अगर मैं सॉल्व करना हो तो यहाँ पे रिटर्न सॉल्व ऑफ क्या करें, मैं करके बताता हूँ नम्स, और यहाँ पे नम्स डॉट साइज हमारा फाइनल इंडेक्स चला जाएगा। क्या बन जाएगा हमारा इंट सॉल्व वेक्टर इंट नम्स। हम आखिरी वाले घर के लिए फाइंड करेंगे, आखिरी वाले घर से पीछे तक के लिए फाइंड कर देंगे, बॉटम यही तो होता है। इंट हमारा क्या है idx रिटर्न। हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं, या तो पिछला घर हम लोग लूटे, पिछला घर अगर हम लोग जैसे सॉरी यहाँ पे आखिरी इंडेक्स हमारा क्या आएगा यहाँ पे हम लोग पहले बेस कंडीशन लिखेंगे। रिकर्ड रिटर्न क्या हो सकता है हमारा मैक्स ऑफ, या हम लोग करंट घर लूटें, करंट घर लूटेंगे तो क्या हो जाएगा नम्स ऑफ idx, करंट हमारी वैल्यू ऐड हो जाएगी, प्लस सॉल्व ऑफ नम्स ऑफ idx माइनस 2। ये समझ में आया, अगर करंट लूटेंगे तो पिछला नहीं लूट सकते, इसलिए चेक कर रहे हैं तो क्या पिछले के पिछले दो घर पीछे जो घर है उसको कितना मैक्सिमम मिला होगा हमें वहां के लिए। अगर या फिर अगर करंट नहीं लूटेंगे तो लिख सकते हैं क्या यहाँ पे रिटर्न ऑफ नम्स कॉमा idx माइनस 1। ठीक है, बेस कंडीशन क्या होगी, बेस कंडीशन सोचो, बेस कंडीशन क्या हो सकती है। इफ idx is less than 0 रिटर्न क्या करेंगे फिर, क्योंकि कुछ है नहीं, लूट ही नहीं सकते। चल गया कोड, तो थोड़ा बहुत कुछ भी समझ में आया इसको क्या कर सकते थे, थोड़ा बहुत। ज्यादा नहीं समझाया मैंने क्योंकि पहले 3 समझा चुका था, मेरा थोड़ा बहुत समझ में आ जाना चाहिए क्या किया उसमें हमने। कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया, टीएलई आ रहा है कुछ नहीं, इसको हम लोग क्या कर देंगे उसमें, किसमें कन्वर्ट कर देंगे, मेमोराइजेशन। मेमोराइजेशन में क्या किया हमने, एक वेक्टर बना लेंगे, वेक्टर इन टीपी नम सॉर्ट साइज +1, हमेशा +1 साइज का बनाते हैं -1। इसमें हम लोग लास्ट हाउस को लूट कर सकते हैं, ठीक है ना, हमें लास्ट हाउस के बाहर नहीं जाना। जैसे पिछले में हमें डेस्टिनेशन बाहर थी, इसलिए मैंने फाइनल इंडेक्स के लिए सॉल्व किया था, लेकिन इसके लिए मैंने लास्ट इंडेक्स भेजा है क्योंकि हमें लास्ट हाउस को तो लूट सकते हैं। करंट को लूट के i-2 भेज देंगे, या फिर i-1 पे जो भी हमारा मैक्सिमम होगा, ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें डीपी डीपी भेज देंगे एक्स्ट्रा, यहाँ पे एक वेक्टर इंट एंड डीपी, और इफ dp of idx is not equals to -1 रिटर्न dp idx, और यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं उसको बनवाने के लिए dp of idx इक्वल्स टू, बस मेमोराइजेशन कन्वर्ट हो गया, चलेगा कि सॉरी dps फाइंड नहीं किया हमने, तो मतलब पास नहीं किया हमने dp में, dp पास कर देंगे, बस खत्म ही हो गया आज के हमारे कितने चारों क्वेश्चन। यहाँ पे भी dp पास नहीं किया मैं भी ना, सबमिट करते हैं डायरेक्ट, चलेगा ये ठीक, कैसे नहीं चलेगा, चल गया 0 ms। समझ में आया, बहुत इजी, बस एक रिकर्सिव सॉल्यूशन लिखना है ये, बस और कुछ नहीं। मैं कल कराऊंगा और भी क्वेश्चन है इसके, अब डेली 4-5 क्वेश्चन करेंगे डीपी के, एक हफ्ते के अंदर हम लोग मतलब इस महीने के एंड तक पूरी डीपी खत्म कर देंगे जितनी भी है, ठीक है ना। तो बस कुछ ना समझ में आया तो बताना। बाय बाय।